नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HPGBT टेट 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे। आज हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चंस आपको सभी HP टेट आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, JBT, शास्त्री, LT, पंजाबी, उर्दू सभी टैट वालों के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, अगर आप HP टेट जून 2022 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न में बोला गया कि किस अवस्था में कल्पनात्मक निगमन तर्क का विकास होता है। तो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप्स एट द स्टेज, ये किस स्टेज में होता है। क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, औपचारिक संक्रियात्मक में, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप होती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भिन्न पद कौन सा है। ओड वन आउट इज, तो इसमें भिन्न पद कौन सा है। इसमें पहचान, चुनौती, आइडेंटिटी, क्रिसिस जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बाकी काम, उत्तेजना क्षेत्र, लैंगिक अवस्था और पराहम जो है ये सेम है बाकी। और पहचान, चुनौती, आइडेंटिटी, क्रिसिस जो है ये आपका ओड है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसमें हमने ओड को चुनना था। अगला प्रश्न है, परा अहम का विकास डैश प्रक्रिया के द्वारा होता है। सुपर ईगो डेवलप्स ऑन द बेसिस ऑफ, तो परा अहम का विकास जो होता है वो किसकी प्रक्रिया के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, अनुरूपता यानी कि आइडेंटिफिकेशन। सुपर ईगो डेवलप्स ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि डैश अवस्था में समसामयिक सामाजिक मानकों के आधार पर नैतिकता का निर्धारण किया जाता है। तो मोरालिटी ऑन बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सोशल नॉर्म्स इज ड्यूरिंग डैश लेवल। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, पारंपरिक कन्वेंशनल लेवल है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, पारंपरिक अवस्था में समसामयिक सामाजिक मानकों के आधार पर नैतिकता का निर्धारण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ इनके आपने शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि आपको रिवीजन के टाइम ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगला प्रश्न है, बालक का विश्वास तंत्र अभिवृत्ति का डैश संघटक है। चाइल्ड बिलीफ सिस्टम इज डैश कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, संज्ञानात्मक। कॉग्निटिव जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बालक का विश्वास तंत्र अभिवृत्ति का संज्ञानात्मक संघटक है। कॉग्निटिव जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि धनात्मक अभिवृत्ति विकसित करने की एक विधि है। तो ऑन टेक्निक फॉर डेवलपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड इज, तो पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने की एक टेक्निक है, एक विधि है, तो वो कौन सी है। ये है आपकी कॉग्निटिव डिसोसेंस है। संज्ञानात्मक असंगतता जो है वो आपकी धनात्मक अभिवृत्ति यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करने की एक टेक्निक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, अनुबंधित अनुक्रिया के विलोपन के बाद उसका पुनः उदय है। तो अपेयरेंस ऑफ CR आफ्टर इट हैज़ गोट एक्सटिंग्विश्ड इज। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, स्वतः पुनः प्राप्ति यानी कि स्पॉन्टेनियस रिकवरी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अनुबंधित अनुक्रिया के विलोपन के बाद उसका पुनः उदय क्या है, स्वतः पुनः प्राप्ति है। अगला प्रश्न है, डैश हमारी कार्यकारी स्मृति संस्थान है। डैश इज आवर वर्किंग मेमोरी हाउस। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है, अल्पकालिक यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है इज आवर वर्किंग मेमोरी हाउस। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, अल्पकालिक हमारा कार्यकारी स्मृति संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की मुख्य घटनाएं डैश स्मृति में संचित रहती हैं। तो मेजर लाइफ इवेंट्स आर स्टोर्ड इन डैश मेमोरी। तो जीवन की जो मुख्य घटनाएं हैं वो डैश स्मृति में संचित रहती हैं। तो किस में संचित रहती हैं, ये आपकी प्रासंगिक में संचित रहती हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्मरण का एक कारण नहीं है। फॉरगेटिंग इज नॉट कॉज्ड बाय। तो विस्मरण का एक कारण नहीं है, तो ये क्या नहीं है, ये वंचितता जो है वो विस्मरण का एक कारण नहीं है। डिप्रीवेशन जो है वो आपका, फॉरगेटिंग इज नॉट कॉज्ड बाय डिप्रीवेशन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, वंचित।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन कौन से कारक आवश्यक हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो कोग्निटिव डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ दीज। जेनेटिक और जैविक, अनुभव और अधिगम, ये तीनों जो हैं वो आपके संज्ञानात्मक विकास यानी कि कोग्निटिव डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है फैक्टर्स जो हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत में डैश सोपान है। तो इन एरिक्सन थ्योरीज द साइको सोशल हैज़ डैश स्टेज। तो कितनी स्टेज है उसमें, उसमें 8 स्टेजेस हैं। ऑप्शन नंबर ए बी सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सबसे अधिक शक्तिशाली शोध औजार शिक्षा और मनोविज्ञान में है। विच वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रिसर्च टूल इन एजुकेशनल साइकोलॉजी इज। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। प्रयोगात्मक जो है एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो आपका सबसे अधिक शक्तिशाली शोध औजार शिक्षा मनोविज्ञान में कौन सा है, ये आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक मानव कोशिका में कम से कम पितरेक होते हैं। तो देयर आर एट लीस्ट जीन्स इन ह्यूमन एवरी ह्यूमन सेल। तो ह्यूमन सेल में कितने जीन्स होते हैं, एटलीस्ट कितने होते हैं, ये होते हैं आपके 1 लाख। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, जैसे ही बच्चा विकसित होता है तो वंशानुक्रम तथा वातावरण शक्तियों के बीच में डैश होता है। एज ए चाइल्ड डेवलप्स देयर इज ए कंटिन्यूस डैश बिटवीन द फोर्स ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। पारस्परिक क्रिया जो है, इंट्रैक्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जैसे ही बच्चा विकसित होता है तो वंशानुक्रम तथा वातावरण शक्तियों के बीच में पारस्परिक क्रिया होता है, इंट्रैक्शन होता है। एज ए चिल्ड्रन डेवलप्स देयर इज ए कंटिन्यूस इंट्रैक्शन बिटवीन द फोर्सेस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि परिवर्तनीयता उदाहरण है। तो रिकरेबिलिटी इज एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपका कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज का है, स्थूल क्रियात्मक अवस्था का एक एग्जाम्पल है। कौन, परिवर्तनीयता जो है वो आपका स्थूल क्रियात्मक अवस्था का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है, अनुबंधित सहज क्रिया मजबूत होती है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग इज स्ट्रेंथेड एज रीइंफोर्स्ड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। USNCS जो है इसके द्वारा अनुबंधित सहज को क्रिया मजबूत होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पुनरावृत्ति खेल के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो रिकैपुलेशन थ्योरी ऑफ प्ले वाज प्रपोनेंटेड बाय। तो ये किसके द्वारा प्रपोनेंट की गई थी, ये जी स्टेनले द्वारा प्रपोनेंट की गई थी। पुनरावृत्ति खेल के सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे वो जी स्टेनले थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ह्यूरिस्टिक पद्धति के प्रतिपादक कौन थे। तो ह्यूरिस्टिक मेथड वाज प्रपोनेंटेड बाय। तो ये दिया गया था आपका आर्मस्ट्रांग द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ह्यूरिस्टिक मेथड जो था वो आपका आर्मस्ट्रांग द्वारा दिया गया था, प्रपोनेंट किया गया था। अगला है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो एरिया ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट इज। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ दीज। ये है आपका नर्व सिस्टम जो है, ग्रोथ ऑफ मसल्स जो है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है, ये सभी एरिया हैं किसके, फिजिकल डेवलपमेंट के। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है ये। तो सेंसेशन इज ए गेटवे ऑफ नॉलेज, दिस इज ए। तो संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी है, ये क्या है, तो ये आपका मानसिक विकास है, मेंटल डेवलपमेंट है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सेंसेशन इज ए गेटवे ऑफ नॉलेज, दिस इज मेंटल डेवलपमेंट। अगला है, हम करके सीखते हैं, किसने कहा है। तो वी लर्निंग बाय डूइंग, हु सेड, ये किसने कहा है, ये कहा है डॉक्टर मैस ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हम करके सीखते हैं, वी लर्निंग बाय डूइंग, हु सेड, ये डॉक्टर मैस ने कहा है। अगला है, वास्तविक स्मृति में याद किया जाता है। इन द मेमोरी मेमोराइजेशन इज डन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, क्रमबद्धता यानी कि सिस्टमैटिक। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वास्तविक स्मृति में याद की जाता है क्रमबद्ध यानी कि सिस्टमैटिक रूप से। अगला है, स्मृति का अंग कौन सा नहीं है। तो विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी का पार्ट नहीं है, तो थिंकिंग जो है वो आपका मेमोरी का पार्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। बाकी लर्निंग, अटेंशन एंड रिकॉल जो है, ये तीनों जो है वो आपके स्मृति के पार्ट हैं। तो चिंतन जो नहीं है, चिंतन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है, बिनी साइमन बुद्धिमत्ता परीक्षण है। तो बिने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट इज मीन अबाउट। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है, 3 से 15 वर्ष तक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बिनी साइमन बुद्धिमत्ता परीक्षण है 3 से 15 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि बालक के व्यवहार के निरीक्षण व अभिलेख का उद्देश्य है, तो ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग चिल्ड्रन बिहेवियर इन्वॉल्व्स गोल्स ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, वर्णन यानी कि डिस्क्रिप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बालक के व्यवहार के निरीक्षण व अभिलेख का उद्देश्य क्या है, वर्णन है, डिस्क्रिप्शन है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है व्यक्तिगत इतिहास विधि नहीं है, केस स्टडी मेथड इज नॉट। तो व्यक्तिगत इतिहास विधि नहीं है, ये हमने बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी सामान्यकरण योग्य जो है, जनरलाइजेबल जो है वो आपकी केस स्टडी मेथड नहीं है। तो व्यक्तिगत इतिहास विधि नहीं है, सामान्यकरण योग्य जो है वो आपकी व्यक्तिगत इतिहास विधि नहीं है। अगला प्रश्न है, अर्थपूर्ण संवेदना कहलाती है, तो मीनिंगफुल सेंसेशन इज नोन एज। तो अर्थपूर्ण संवेदना जो होती है वो क्या कहलाती है, मीनिंगफुल सेंसेशन क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपकी प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपने इनके शॉर्ट नोट्स जरूर ना लेने हैं, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको ये रिवीजन के टाइम भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगला प्रश्न है, इसमें बोलेगा कि व्यवहार को आरंभ और ऊर्जित व दिशा निर्देशित करने वाली स्थितियां हैं, तो इनिशिएटिंग, एनर्जिंग एंड डायरेक्टिंग एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर्स। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। व्यवहार को आरंभ, ऊर्जित व दिशा निर्देशित करने वाली स्थितियाँ क्या है, ये अभिप्रेरणा है, ये मोटिवेशन है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है, डैश बालक द्वारा छोटी प्रतिक्रिया समय का प्रदर्शन किया जाता है, तो स्मॉलर रिएक्शन टाइम इज फॉर डैश चाइल्ड। तो डैश बालक द्वारा छोटी प्रतिक्रिया समय का प्रदर्शन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, प्रतिभाशाली यानी कि गिफ्टेड। प्रतिभाशाली बालक द्वारा छोटी प्रतिक्रिया समय का प्रदर्शन किया जाता है, स्मॉलर रिएक्शन टाइम इज फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने एस पी टेट JBT 2016 का क्वेश्चन पेपर आज हमने डिस्कस किया, मेनली चाइल्ड साइकोलॉजी और डेवलपमेंट पैडागोजी के क्वेश्चंस आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप HP टेट जून 2022 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।